बोला था कि जेल से छूटने के बाद 180 दिनों के अंदर सरकार गिर जाएगी। कहीं नहीं तो कहीं जुबान पे सरस्वती बैठी थी और ऊपर वाला कोई तो है जिसने देखा था कि मनीष कश्यप को प्रताड़ित किया गया है और उसने कमिटमेंट किया है तो उसके कमिटमेंट को पूरा किया जाए। और एक यूट्यूबर से जो है बिहार सरकार टकराया तो बिहार सरकार गिर गया। इन लोगों ने एनएसए मेरे ऊपर लगाया। इन लोगों को भी आज अफसोस होगा कि हम लोगों ने गलत कर दिया, मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए नहीं लगाना चाहिए था। और मुझे इस प्रकार से डराया जा रहा था, इस प्रकार से धमकाया जा रहा था और मुझे इस प्रकार से जेल में रखा जा रहा था कि मुझे लगा कि अब ये लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दुनिया को देखनी चाहिए कि एक गरीब परिवार का, एक मिडिल क्लास का लड़का जब संघर्ष करता है और सत्ता से सवाल पूछता है तो सत्ता कैसे उसको दबाने का प्रयास करता है। और मैं सही ढंग से बिहार के लिए आवाज उठाता रहा, लेकिन ये लोग बहुत परेशान किए। कुछ परेशानियों के बारे में अगर मैं बता दूं ना तो बिहार में बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि बिहार को जिस आग में इन लोगों ने जलाया है उस आग में फिर से बिहार जले। आजाद भारत में आज तक किसी पत्रकार के घर का कुर्की नहीं हुआ है, किसी भी पत्रकार के घर का, किसी यूट्यूबर के घर का कुर्की नहीं हुआ है। आजाद भारत का मैं पहला व्यक्ति हूँ और आजाद भारत का पहला पत्रकार या यूट्यूबर भी हूं मैं जिसके लिए पूरा राज्य बंद हो गया। तो लोगों ने दिल में बैठाया और नेताओं ने जो है वो फंसाने का प्रयास किया। हालांकि मुझे इस बात का अफसोस है कि बिहार के बुद्धिजीवी मेरे साथ नहीं खड़े हुए। मेरे लिए खड़ा कौन हुआ? मजदूर। मेरे लिए खड़ा कौन हुआ? गरीब। मेरे लिए खड़ा कौन हुआ? जो दलित लोग थे वो। मेरे लिए खड़ा कौन हुआ? जो पिछड़े समाज के लोग थे वो। मेरे लिए खड़ा कौन हुआ? जो स्वर्ण समाज के लोग थे वो। इन पुल के बारे में बोला था, सबको पता है, गिरा पुल। सरकार के बारे में बोला मैंने, सबको पता है, गिरी सरकार। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि भविष्य में जो ये लोग जो हैं, जिन लोगों ने मुझे परेशान किया, ये लोग कभी भी सत्ता के सिर्फ सिंहासन पे नहीं बैठ पाएंगे, कभी नहीं बैठ पाएंगे। नीतीश कुमार जी अगर आरजेडी के साथ रहते तो नीतीश कुमार जी मतलब कि 4 सीट भी, 4 सांसद भी नीतीश कुमार जी के पार्टी का नहीं जीत पाता। अब बीजेपी के साथ जो है नैया पार लग सकता है। मनीष कश्यप एक इंजीनियर से पत्रकार बने, उसके बाद चुनाव भी लड़े आप विधानसभा में। तो आगे अगर आपको बीजेपी से मौका मिले चुनाव लड़ने का तो मनीष कश्यप की क्या इस पे प्रतिक्रिया? पता नहीं आपके जुबान पे सरस्वती इस समय बैठी थी या नहीं बैठी थी, वो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन भविष्य में अगर मुझे मौका मिले बिहार के लिए कुछ करने का, देश के लिए कुछ करने का, तो उसके लिए मैं तैयार रहूंगा। और तेजस्वी यादव जी उतना ही क्लास पढ़े हैं जितना बार नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण किए हैं। और ये भारत के इकलौते व्यक्ति हैं जिनके माता और पिता दोनों सीएम रहे हैं और उनका बेटा 9वां पास है और वो बन गया है डिप्टी सीएम। कितना गलत मैसेज जाएगा, बिहार का छवि किस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा बाहर। और प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप का पहचान जो है, प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप का टैलेंट है। हमारे पिताजी की वजह से लोग हम दुनिया में आए, ये बात सत्य है। लेकिन आज जो दुनिया के लोग जान रहे हैं वो हमारी काबिलियत की वजह से जान रहे हैं। लेकिन तेजस्वी जी को अगर कोई जान रहा है तो उनके पिताजी के वजह से वो दुनिया में आए और पिताजी के वजह से लोग जाना। तो ये फर्क है। राहुल गांधी की यात्रा बिहार पहुंची है, कैसे स्वागत करेंगे मनीष कश्यप, क्या कहना चाहेंगे? अब भाई जो लोग स्वागत करने वाले हैं करें। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा सुने हैं कि बिहार में लेके आए हैं। जब बिहार का एक पत्रकार पे एनएसए लगा था तो उन्होंने चू चा कुछ नहीं बोला। अब मैं तो आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप एक बार मेरे गांव पे आइए। 9वीं बार तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, क्या 10वीं बार भी बनेंगे? ना। टाइम्स नाउ भारत की डिजिटल टॉक में आपका स्वागत है। बिहार पूरे देश में चर्चा में है, तो हमारे साथ बिहार से ही जुड़े हैं एक यूट्यूबर जो पहले इंजीनियर थे, अब यूट्यूबर हैं और सोशल वर्क भी करते हैं। नेतागिरी आने वाले दिनों में हमें लग रहा है बहुत अच्छे नेता भी बनेंगे। मनीष कश्यप उनका नाम है, जिन्होंने कहा था जेल से छूटने के 180 दिनों बाद सरकार गिरा दूंगा। स्वागत है मनीष जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोला था कि जेल से छूटने के बाद 180 दिनों के अंदर सरकार गिर जाएगी। हालांकि सरकार गिराने में मेरा कोई योगदान नहीं है, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं जुबान पे सरस्वती बैठी थी और ऊपर वाला कोई तो है जिसने देखा था कि मनीष कश्यप को प्रताड़ित किया गया है और उसने कमिटमेंट किया है तो उसके कमिटमेंट को पूरा किया जाए। तो कहीं नहीं तो कहीं इसमें भगवान का हाथ है और मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो आपकी भविष्यवाणी एक और थी, आपने कहा था एक पुल है 12 महीने में गिर जाएगा, 11 में गिर मैंने गया। कुछ नेताओं के भाग्य के बारे में भी भविष्यवाणी की थी और वो सही हुआ।
और मैंने कुछ लोगों को बोला था सरकार गिरेगी और आप लोग जो है सत्ता में आएंगे, मैंने बोला था अभी जेल से निकलने के बाद। और आप लोग मतलब बहुत सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें जो है हम लोग ऑन रिकॉर्डिंग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पुल के बारे में बोला था, सबको पता है, गिरा पुल। सरकार के बारे में बोला मैंने, सबको पता है, गिरी सरकार। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि भविष्य में जो ये लोग जो हैं, जिन लोगों ने मुझे परेशान किया है, ये लोग कभी भी सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे नहीं बैठ पाएंगे, कभी नहीं बैठ पाएंगे। 2024 में बिहार लोकसभा पे कोई भविष्यवाणी? 2024 में बीजेपी बिहार में मजबूत हो गई है। और हम्म। वर्तमान कंडीशन ये है कि बीजेपी जब तक नीतीश कुमार जी नहीं आए थे, राम मंदिर के वजह से 300 से लेके 325 सीटें थी। नीतीश कुमार जी के आने के बाद जो है 310 से लेके 335 सीटें हो गई है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है लोकसभा चुनाव में राम मंदिर के साथ ये जो बजट सत्र है, जो आखिरी बजट सत्र है इस 5 साल के कार्यकाल का, तो ये बजट सत्र होगा। बजट सत्र में अगर मिडिल क्लास को, गरीबों को रिलीफ मिलेगा, राहत मिलेगा, तो सीटें और बढ़ सकती है। मैक्सिमम सीटें 350, 350 तक एनडीए की जा सकती है, जहां तक मेरी जानकारी है। हालांकि इस देश में मेरे से भी ज्यादा ज्यादा जानकार लोग हैं, तो वो लोग भी अपनी बातों को रख सकते हैं, मैंने अपनी बातों को रखा। अच्छा, प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश के साथ आने से बीजेपी को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। आपका क्या देखिए वो मानना उनको कुछ चीजों पे एक्सपीरियंस है, कुछ चीजों की जानकारी है, उनको अच्छे ढंग से जानकारी है। और वो अपनी जानकारी के हिसाब से बोलते हैं। कभी मैं उनसे मिला नहीं हूँ, प्रत्यक्ष रूप से कभी मिला नहीं हूँ, कभी बातचीत नहीं हुआ है, लेकिन उनके उन्होंने बीजेपी के साथ भी काम किया है, कांग्रेस के साथ भी काम किया है, मायावती के साथ भी, नीतीश कुमार जी के साथ भी, आरजेडी के साथ भी, और भी बहुत सारे सरकारों के साथ काम किया। तो वो अपनी जानकारी के हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार जी अगर बीजेपी में आए हैं, तो मतलब कि लोकसभा में इन लोगों को मजबूती मिलेगी, दोनों दोनों पार्टियों को मजबूती मिलेगी। नीतीश कुमार जी अगर आरजेडी के साथ रहते, तो नीतीश कुमार जी मतलब कि 4 सीट भी, 4 सांसद भी नीतीश कुमार जी के पार्टी का नहीं जीत पाता। अब बीजेपी के साथ जो है नैया पार लग सकता है। है? और तेजस्वी यादव जो अब आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार जी पे, क्या कहेंगे आप? देखिए, युवा नेता हैं तेजस्वी यादव जी। उन्होंने जो मेरे साथ किया, गलत किया। समय सबको जवाब देता है, तो समय उनको भी जवाब देगा। जब आज आरोप लगा रहे हैं, तो वही आरोप जो है पहले क्यों नहीं लगाए, जब सरकार में थे, साथ में थे, वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे थे, ये बगल में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे थे। उस समय बिहार के जनता की समस्या क्यों नहीं दिखी? किसी विधानसभा का दौरा इन लोगों ने क्यों नहीं किया? किसी भी तो विधानसभा में जाना चाहिए था, विधानसभा के लोगों से बातचीत करना चाहिए था। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों पे हम लोग कुछ कहना नहीं चाहते हैं, जनता सब देख रही है। सोशल मीडिया का जमाना है। पहले कहा जाता था कि लोकतंत्र का 4 स्तंभ होता है, लेकिन हम्म। 2020 के बाद से लोकतंत्र का 5 स्तंभ हो गया, और पांचवा स्तंभ हुआ है सोशल मीडिया। तो हम्म। सोशल मीडिया का जमाना है, और यहाँ पे कोई छिपता नहीं है, कुछ छिपता नहीं है। चाहे वो आपका चाल चलन चरित्र हो, चाहे मेरा हो, या किसी का भी हो। और हर किसी के अंदर कमी और अच्छाइयाँ और बुराइयां होता है। तो जरा सोचिए कि जब ये लोग साथ में बैठे थे कुर्सी पे, तो उस समय नीतीश कुमार जी की बुराइयां इनको नहीं दिख रही थी क्या? उस समय दिखनी चाहिए थी। तो उस समय नहीं, उस समय तो क्या किस प्रकार से जदयू को तोड़ने का प्रयास जो है आरजेडी के नेता कर रहे थे, तो उस समय सब ठीक है, नीतीश कुमार जी सोए हुए हैं, उनको जो है नहीं पता है। और जब नीतीश कुमार जी को पता चल गया, उन्होंने इनका साथ छोड़ के जो है बीजेपी में चले आए वो, तो ये गलत हो गए। एक बार अगर ऐसा हुआ रहता, अगर नीतीश कुमार जी एक बार जो है आरजेडी का साथ छोड़ के बीजेपी में आए रहते, तो चलिए मानते कि हाँ चलिए एक बार कोई भी धोखा खा सकता है। हम्म। दूसरी बार ये गए थे और दूसरी बार वापस आए थे। तो जब जाते हैं तब अंगूर मीठे हो जाते हैं, और जब हम्म। वापस चले आते हैं तो अंगूर खट्टे हो जाते हैं। तो कहीं नहीं तो कहीं इन लोगों का सोच ही खट्टा है। और हम्म। ये लोग जो है बस अपने हिसाब से जो है वो तराजू पे किसी भी चीज को रख के तौलते हैं, और अपने हिसाब से राजनीति करने का प्रयास करते हैं। एनएसए मनीष कश्यप पर लगाया गया, एक जो आतंकवादियों पर लगाया जाता है, हम्म। जेल में आपको रखा गया। मैंने जेल पे 20 से ज्यादा स्टोरीज की हैं, देश भर की जेलों पे अंदर जो नर्क वाली जिंदगी होती है। हम्म। क्या आपको लगता है कि वो सलूक जो आपके साथ किया गया, जो आतंकवादियों पर लगाया जाता है एनएसए, कैसे मनीष कश्यप उसे याद करते हैं, और क्या आपको लगता है वो याद करके? देखिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, जिस पे भी आने से लगता है उसका जिंदगी बर्बाद हो जाता है, ज्यादातर लोगों का। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि कोर्ट ने एनएसए क्वेश कर दिया, मतलब खारिज कर दिया, हटा दिया, खत्म कर दिया। कोर्ट ने, मैं सौभाग्यशाली हूं।
इन लोगों ने एनएसए मेरे ऊपर लगाया। इन हम्म। लोगों को भी आज अफसोस होगा कि हम लोगों ने गलत कर दिया, मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए नहीं लगाना चाहिए था। आज हम्म। अफसोस होगा। और इन्हें भी एहसास होगा कि नहीं, गलत हुआ है। लेकिन जो सलूक मेरे साथ किया गया वो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। अमृतपाल जो पंजाब के थे, जिन्होंने खालिस्तानी एक्टिविस्ट। सॉरी, जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, तो उनके ऊपर एनएसए लगा और उनको हम्म। पंजाब से जो है वो असम। डिब्रूगढ़ आसाम में भेज दिया गया। उनके घर पे शायद से बहुत सारा बंदूक पकड़ा गया। अब हम्म। वैसे वैसे लोगों पे एनएसए लगता था, हम्म। मनीष कश्यप पे लगा दिया गया। 1947 को जब 15 अगस्त रात के 12 बजे देश आजाद हुआ, तब से लेके और 2024 आज 29 तारीख है, आज तक एक भी पत्रकार के ऊपर एनएसए नहीं लगा। एक भी यूट्यूबर के ऊपर एनएसए नहीं लगा। चलिए, हमको अगर आप पत्रकार नहीं मानते हैं, यूट्यूबर तो मानते हैं ना, हम्म। तो एक भी यूट्यूबर के ऊपर एनएसए नहीं लगा। जरा सोचिए, मनीष कश्यप पहला पत्रकार था, पहला यूट्यूबर था जिसके ऊपर एनएसए लगाया गया। पहला हम्म। पत्रकार या पहला यूट्यूबर था जिसके घर का कुर्की किया गया आजाद भारत में। आजाद भारत में आज तक किसी पत्रकार के घर का कुर्की नहीं हुआ है। हम्म। किसी भी पत्रकार के घर का, किसी यूट्यूबर के घर का कुर्की नहीं हुआ है। आजाद भारत का मैं पहला व्यक्ति हूं, और आजाद भारत का पहला पत्रकार या यूट्यूबर भी हूं मैं, जिसके लिए पूरा राज्य बंद हो गया। बिहार पूरा बंद हो गया था 23 मार्च को। ये चीजें है, तो लोगों ने दिल में बैठाया और नेताओं ने जो है वो फंसाने का प्रयास किया। हालांकि मुझे इस बात का अफसोस है कि बिहार के बुद्धिजीवी मेरे साथ नहीं खड़े हुए हैं, जो अपने आप को जो है सो कॉल्ड ब्रेन वाले अपने आप को समझते हैं, जो बोलते हैं कि हम बिहार के विकास भी बात करते हैं। कोई नहीं खड़ा हुआ मेरे लिए। खड़ा कौन हुआ? मजदूर। मेरे लिए खड़ा कौन हुआ? गरीब। मेरे लिए खड़ा कौन हुआ? जो दलित लोग थे वो। मेरे लिए खड़ा कौन हुआ? जो पिछड़े समाज के लोग थे वो। मेरे लिए खड़ा कौन हुआ? जो स्वर्ण समाज के लोग थे वो। यानी दलित, पिछड़ा और स्वर्ण, मेरे लिए सब खड़े हुए। लेकिन उसमें एक कंडीशन था। वो गरीब थे वही खड़े हुए, जो लोग अमीर थे वो मेरे लिए नहीं खड़े हुए, मेरे लिए आवाज नहीं उठाए। जो मिडिल क्लास के थे वही खड़े हुए, जो अमीर थे वो लोग मेरे लिए आवाज नहीं उठाए, मेरे लिए कुछ नहीं किए। तो ये सारी चीजें। और जब मैं जेल से बाहर निकला, तो प्यार आप लोगों को दिखा ही होगा कि जेल के गेट पे जो है, आज तक भारत के इतिहास में किसी नेता के लिए उतना भीड़ तो जेल के गेट पे नहीं आया, जहां तक मेरी जानकारी है, मेरा नॉलेज है। मेरा नॉलेज है, और वो सारा चीजें जो है चैनलों पे चला, दिखाया भी गया। हमने देखा आपको जो पेशी के दौरान ले जाया जाता था, जब आप जेल में थे, तो आपकी आंखों में आंसू भी देखे मैंने, कई विजुअल्स। आपको जिप्सी में बिठाया हुआ है पुलिस की। तो क्या लगता था कभी कि अभी मैं जेल से बाहर आ पाऊंगा, कि जिस नर्क में ये मुझे इन्होंने मेरे ऊपर 10 एफआईआर किया गया था और एक एनएसए लगाया गया था। और मुझे इस प्रकार से डराया जा रहा था, इस प्रकार से धमकाया जा रहा था, और मुझे इस प्रकार से जेल में रखा जा रहा था कि मुझे लगा कि अब ये लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दुनिया को देखनी चाहिए कि एक गरीब परिवार का, एक मिडिल क्लास का लड़का जब संघर्ष करता है और सत्ता से सवाल पूछता है, तो सत्ता कैसे उसको दबाने का प्रयास करता है। लेकिन मनीष कश्यप को अगर आप ध्यान से देखे होंगे, तो जब गिरफ्तार हुआ उस समय भी मैं बोला। गिरफ्तार नहीं, सॉरी, सरेंडर किया था मैं। सरेंडर किया था, लेकिन अखबारों में चला गिरफ्तार। मैं जगदीशपुर थाना में जब सरेंडर किया था, पश्चिमी चंपारण के, तो भी मैं बोला। जब मैं कोर्ट में आया तो भी मैं बोला। जब मुझे रिमांड पे लिया गया तो भी मैं बोला। जब हम्म। मुझे तमिलनाडु भेजा जा रहा था, तो पटना एयरपोर्ट पे मैं घूम के बोला कि मैं लौट के आऊंगा और फिर मजदूरों के लिए आवाज उठाऊंगा। मैं तमिलनाडु गया, वहां पे भी बोला। तमिलनाडु में भी मैं बोला। मीडिया के सामने कोर्ट में जब प्रोड्यूस किया गया, मैं बोला कि मेरे साथ गलत हो रहा है। हम्म। तमिलनाडु से आया तो भी मैं बोला, और मैं बोलते रहा। मुझे ये लोग प्रताड़ित करते रहे, दबाते रहे, लेकिन मैं बोलते रहा। क्योंकि हमारा संविधान जो है हमें बोलने की आजादी देता है, और मैं सही ढंग से बिहार के लिए आवाज उठाता रहा। हम्म। लेकिन ये लोग बहुत परेशान किए। कुछ परेशानियों के बारे में अगर मैं बता दूं ना, तो बिहार में बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि बिहार को जिस आग में इन लोगों ने जलाया है, उस आग में फिर से बिहार जले। तो हम लोगों से जितना प्रयास होगा, उतना बिहार को बनाने का, बिहार को बचाने का और बिहार को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। बस इतना ही कहूंगा कि मेरे साथ इन लोगों ने बहुत गलत किया। मैंने कई आपके बयान सुने जिसमें आप कहते थे कि बिहार सरकार एक यूट्यूबर से डर गई, कि बिहार सरकार एक यूट्यूबर से डरी थी कि नहीं, एक क्योंकि एमएस। यूट्यूबर की वजह से बिहार सरकार गिरी कि नहीं।
आप बताइए और आप अपने दर्शकों से पूछिए। हम्म। और कमाल की बात यह है कि यही तो ताकत है, डिजिटल मीडिया का ताकत है, कि एक यूट्यूबर से जब टिकटॉक टकराया था, कैरी मिनाटी उनका नाम है, हालांकि उनके वीडियो का मैं समर्थन नहीं करता हूं, उनका कंटेंट अलग है, हम लोगों का अलग है, हम्म। लेकिन उन्होंने ताकत दिखाया कैरी मिनाटी ने, कि एक यूट्यूबर से जब टिकटॉक टकराया था तो पूरे टिकटॉक का धजिया उड़ गया और टिकटॉक बिहार भारत में बंद हो गया, बैन हो गया, रिव्यू गिर गया उसका, और वो चाइना चला गया। और हम्म। एक यूट्यूबर से जो है बिहार सरकार तकड़ाया तो बिहार सरकार गिर गया, बिहार सरकार जो है वो दूसरा सरकार बन गया बिहार में। तो ये हमारी ताकत है और इस ताकत को समझने की जरूरत है। जिस दिन इस ताकत के रूप में हम हमारे अंदर अहंकार भर जाएगा, उस दिन हम लोग खत्म हो जाएंगे। इसको इस ताकत को समझने की जरूरत है कि हम इतने ताकतवर हैं, और इस ताकत का सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो जितने यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनसे विनती करना चाहता हूं कि आप हम्म। कुछ कुछ ऐसा कीजिए जिससे समाज का, राज्य का और देश का फायदा हो। ऐसा कुछ मत कीजिए कि देश के लोग, राज्य के लोग और समाज के लोग जो है आपकी निंदा करें। तो सोशल मीडिया को साफ करने की जिम्मेवारी हमारी है। हमसे भी कुछ गलतियां हुई है शुरू में, मैं उन सारी गलतियों के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अब हम लोग जो है एक अच्छा प्रयास करें, क्योंकि यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इतने ताकतवर हैं जो टिकटॉक को भी बैन करा सकते हैं, जो सरकार को गिरा भी सकते हैं। तो इस ताकत को हम लोगों को पॉजिटिवली समझने की जरूरत है, निगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, और ईगो में नहीं आने की जरूरत है, अहंकार में नहीं आने की जरूरत है। और तब जाके जो है सरकार किसी भी यूट्यूबर को कभी दबाने का प्रयास नहीं करेगा। अच्छा, आप मनीष कश्यप एक इंजीनियर से पत्रकार बने, उसके बाद चुनाव भी लड़े आप विधानसभा का। हम्म। तो आगे अगर आपको बीजेपी से मौका मिले चुनाव लड़ने का, तो मनीष कश्यप की क्या इस पे प्रतिक्रिया होगी? अब पता नहीं आपके जुबान पे सरस्वती इस समय बैठी थी या नहीं बैठी थी, वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं सिविल इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर आज भी हूं। हम्म। सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है कि निर्माण में अपना योगदान दे। आज हम्म। मैं अपने राज्य के निर्माण में, देश के निर्माण में योगदान देता हूं। और हाँ, मैं सड़कों के बारे में वीडियो बनाता हूं, सिविल हम्म। इंजीनियर ही सड़क बनवाता है। मैं बिल्डिंग्स के बारे में वीडियो बनाता हूं, सिविल इंजीनियर ही बिल्डिंग्स बनाता है। तो ये सारी चीजें मैं अभी जो कर रहा हूं उसमें खुश हूं, लेकिन भविष्य में अगर मुझे मौका मिले बिहार के लिए कुछ करने का, देश के लिए कुछ करने का, तो उसके लिए मैं तैयार रहूंगा। मनोज तिवारी आपके यहाँ आए, पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आपके साथ गलत हुआ, आपको कैसा लगा कि बीजेपी का बहुत बड़ा नेता आपके पास आ रहा है, सांसद है, देखिए, और मैं उसके तो बाद? आज मैं ये खूबसूरत लोकतंत्र को समझिए कि हम्म। मनोज तिवारी मेरे घर पे आए, और हम्म। आज मैं बीजेपी बिहार में जो सरकार बनी है उससे मैं सवाल कर रहा हूं। कल ही हम्म। रात में जो है मैंने मतलब जिस दिन सरकार बनी उसी दिन कुछ घंटों बाद जो है मैंने सवाल किया है रात में। तो ये हम्म। खूबसूरती को समझने की जरूरत है। और हम पत्रकारों को जो है सरकारें जो है आजाद रखे, कोई भी सरकार हो, हम पत्रकारों को आजाद रखें। मनोज तिवारी मेरे घर आए, जरा सोचिए कि एक पत्रकार के साथ एक सरकार जो है ज्यादती कर रहा है, और दूसरे सरकार के लोग उसके घर पे आते हैं। तो यही तो हमारी ताकत है कि एक सरकार हमसे डर गई और एक सरकार हमें सम्मान दे रही है। एक सरकार जो डर गई, जिसने एनएसए हमारे ऊपर लगाए, और दूसरी सरकार जो है हमें सम्मान दे रही है कि भाई तुम उठो, और फिर हम्म। हो सके तो हमसे भी सवाल पूछ लेना, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आज एक पत्रकार का मनोबल नहीं गिरना चाहिए, ये प्रयास किया गया वहां से, मनोज तिवारी भैया की तरफ से या बीजेपी की तरफ से प्रयास किया गया कि आज एक पत्रकार का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। ये हम्म। पत्रकार भले खड़ा हो जाए, उठ जाए, इसका मनोबल फिर बड़ा हो जाए, और फिर ये पत्रकार हम ही से क्यों ना सवाल पूछे, लेकिन इस पत्रकार का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। तो सरकार का दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि जो पत्रकार सरकार से सवाल पूछे, उस पत्रकार के साथ भी खिलवाड़ ना हो, और उस पत्रकार के साथ अगर कुछ गलत होना तो सरकार खड़ी हो जाए। पप्पू यादव ऐसे कई आलोचक हैं आपके जो कहते हैं कि मनीष कश्यप को पत्रकारिता का हक नहीं है। क्यों, आपको क्या लगता है? हाँ, वो लोग राजनीति कर रहे हैं, और वो लोग किस प्रकार से राजनीति करते हैं और वो लोग जानते हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि उन लोगों को राजनीति करने का हक नहीं है। वो लोग मेरे से बहुत सीनियर हैं। बिहार में, पटना में बाढ़ आया था तो उन्होंने काम किया था। उनका काम उस समय मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन जब मैं जेल गया था और उनका जो मैं वीडियो देखा था, और उन्होंने बहुत सारा आरोप जो लगाया था, वो सारा आरोप निराधार था। और जब मुझे पत्रकारिता करने का हक नहीं है तो आखिर किन्हें है, आप तय थोड़ी करने वाले हैं। ये बिहार तय करेगा और बिहार के लोग तय करेंगे। जिन्हें हक है पत्रकारिता करने का, वो बिहार के लोगों की समस्याओं को दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं।
और अगर मनीष कश्यप किसी भी तरीके से हम्म। बिहार के लोगों के समस्याओं को दिखा रहा है और उन समस्याओं के समाधान पे प्रयास कर रहा है, मेरे वजह से कम 100 से अधिक सड़कें बनी है, 100 से अधिक सड़कें बनी है मेरे वजह से, जिसपे मैंने आवाज उठाया है। अनेकों सड़क जो है पश्चिमी चंपारण में बना है, मेरे गांव में रोड नहीं था, मेरे वजह से बना है। अररिया में अभी पुल बन रहा है मेरे वजह से। 75 साल से लोग लड़ रहे थे, जाके ग्राउंड पे पता किया जाए कि अररिया में पुल बन रहा है कि नहीं। मेरे घर से 350 पौने 400 किलोमीटर की दूरी है अररिया। यहाँ मैं हम्म। पटना बैठा हूँ, यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है अररिया, वहां पे पुल बन रहा है। मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि यहाँ पे टाटा सफारी गोल्ड नहीं चलता है, यहाँ पे भैंस सफारी ब्लैक चलता है। क्योंकि रास्ता नहीं था और भैंस से लोग जाते थे आते थे। वो कटाक्ष के रूप में इतना वीडियो वायरल हुआ कि वहां पे पुल बन रहा है। तो अगर जिन लोगों को पत्रकारिता करने का हक है वो करे ईमानदारी से, अगर वो लोग नहीं करेंगे तो हमारे जैसे लोग आएंगे ही और उस चीजों को दिखाएंगे। तो मुझे पता है बिहार के लोग मुझे प्यार करते हैं, इसलिए जो है आज मेरी वीडियो को देखी जाती है, देखा जाता है, हाँ। प्यार से देखी जाती है। फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर है, उन्हीं की वजह से। अगर मैं करोड़ों लोग गलत आपकी होता। वीडियोस देखते हैं और उसके ऊपर एक्शन भी लेता है जो प्रशासन है, सड़कें बनती हैं, ये तो सब लोग मानते हैं। और एक चीज हम आपसे और जानना चाहते हैं, तेजस्वी यादव की कोई सबसे अच्छी और सबसे खराब चीज मनीष कश्यप की नजर में? तेजस्वी यादव की सबसे अच्छी चीज है कि युवा है। हम्म। सबसे अच्छी चीज है युवा है। सबसे खराब चीज ये है कि वो गरीबों का दर्द नहीं समझ पाते हैं, उन्हें समझना चाहिए, ये चीज है। तो युवा है और बस वो गरीबों का दर्द समझे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। प्रशांत किशोर कई बार कहते हैं कि वो कई आरोप लगाते हैं उनके ऊपर। कभी कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, वो सिर्फ लालू यादव के बेटे हैं इसीलिए वो डिप्टी सीएम बन गए। नहीं, ये तो बात सही कहते हैं प्रशांत किशोर जी, ये तो बात सही कहते हैं। अगर तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद यादव जी के बेटे नहीं होते तो क्या डिप्टी सीएम कभी बनते? हम्म। आप बताइए, कभी बनते? नहीं बनते। और अगर तेजस्वी यादव जी लालू यादव जी के बेटे नहीं होते तो मीडिया उनके बारे में चर्चा करती? नहीं हम्म। करती। ये सच्चाई है और इसे झुठला नहीं सकते हैं। और तेजस्वी यादव जी उतना ही क्लास पढ़े हैं जितना बार नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण किए हैं। 9 ये बार। चीज है। अब जी। बताइए कितना गलत मैसेज जाएगा उस राज्य का, जिस राज्य का डिप्टी सीएम के पिताजी और माताजी दोनों सीएम रहे हो, और ये भारत के इकलौते व्यक्ति हैं जिनके माता और पिता दोनों सीएम रहे हो, और उनका बेटा 9वां पास है और वो बन गया है डिप्टी सीएम। कितना गलत मैसेज जाएगा, बिहार का छवि किस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा बाहर। तो ये हम्म। सारी चीजें देखिए, ये प्रशांत किशोर की इस बात से मैं 100% सहमत हूं कि उनका पहचान जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनके पिताजी हैं। और प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप का पहचान जो है, प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप का टैलेंट है। हम्म। हमारे पिताजी की वजह से लोग हम दुनिया में आए, ये बात सत्य है। लेकिन आज जो दुनिया के लोग जान रहे हैं वो हमारी काबिलियत की वजह से जान रहे हैं। हम्म। लेकिन तेजस्वी जी को अगर कोई जान रहा है तो उनके पिताजी के वजह से वो दुनिया में आए और पिताजी के वजह से लोग जाना। तो ये फर्क है। जी। राहुल गांधी की यात्रा बिहार पहुंची है, कैसे स्वागत करेंगे मनीष कश्यप? क्या कहना चाहेंगे? अब भाई जो लोग स्वागत करने वाले हैं करे। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा सुने हैं कि बिहार में लेके आए हैं। जब बिहार का एगो पत्रकार पे आने से लगा था तो हम्म। उन्होंने चू चा कुछ नहीं बोला। क्या राहुल गांधी जी को पता, देश के किस नेता को पता नहीं था मेरी हकीकत? किस नेता को? सबको पता था। यहाँ तक कि जो राज ठाकरे बिहारियों के खिलाफ ना जाने कौन कौन सा काम किए हैं वो सबको पता है। वो राज ठाकरे के दिल में सहानुभूति था एक बिहारी पत्रकार के लिए, उन्होंने मुंबई से वीडियो बनाया। तो हम्म। मुझे अच्छा लगा कि चलिए कम से कम राज ठाकरे जैसे व्यक्ति जो है बिहारी के प्रति सहानुभूति तो रखना शुरू कर दिया। इतना अच्छा लगा मुझे। क्या राहुल गांधी को नहीं पता था कि एक पत्रकार के ऊपर एनएस लगा के जो है हमारा गठबंधन वाली सरकार जो है गलत कर रही है? उन्हीं की गठबंधन वाली सरकार ने ना एनएस लगाया था। तो हम्म। हम अपने बिहार में जो है ना ऐसे ऐसे लोगों को नहीं चलने देंगे। चलने इन द सेंस गाड़ी से नहीं, पैदल नहीं, मतलब इन लोगों का नहीं चलने देंगे। और राहुल गांधी जी का बिहार में नहीं चलने वाला है। अच्छा, यूट्यूब सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, तो कई कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं जिसमें बिहार के ज्यादातर लोग कहते हैं उन्हें भी यूपी के सीएम योगी जैसा सीएम चाहिए फ्यूचर में। तो आपको क्या लगता है, ऐसे युवा नेता बिहार में हैं?
जो देखिए, योग। स्टैंड क्लियर, योगी जी का स्टैंड क्लियर है। हम्म। हम अपराधियों का घर तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे। बीच में हाई कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट आए, जो आए, नेता आए, विपक्ष है, पक्ष है, हमको कोई मतलब है, हम तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे अपराधियों का घर। हम हम्म। अपराधियों को यूपी से भगाएंगे तो भगाएंगे। हम अखिलेश यादव के बारे में पहले जो सोचते थे अभी भी, समाजवादी पार्टी के बारे में पहले जो सोचते थे अभी भी, हम बीएसपी के बारे में जो सोचते थे, तो स्टैंड क्लियर है। हम्म। स्टैंड क्लियर, स्टैंड वाला नेता जो है बिहार में भी चाहिए। बिहार में भी जिसका स्टैंड क्लियर हो, विजन क्लियर हो, बिहारियों के प्रति वो सम्मान की भावना रखता हो, बिहारियों का दर्द समझाओ। आप बताइए, बिहार के विधानसभा में वर्तमान कंडीशन में कौन ऐसे नेता हैं जो जेठ की गर्मी का एहसास जो है जिनको है, पूस की रात में ठंड का एहसास जिनको है, और जब सावन भादों में हमारा जब सीमांचल क्षेत्र और उत्तर बिहार जब डूब जाता है, तो उस हम्म। डूबने का एहसास है, किसी को नहीं है। ये बात सत्य है। तो वो एहसास वाला नेता बिहार को जो है आगे लेके जाएगा, जो बिहार के नब्ज को समझे, बिहार के एहसास को समझे, बिहार के स्वाभिमान को समझे और बिहारियों के दर्द को समझे। बहुत बढ़िया बातें आपने की। यही बातें जो है यूट्यूब पर लाखों नहीं करोड़ों लोग आपके वीडियोस को लगातार देखते हैं, बार बार देखते हैं। और दर्शक भारी डिमांड कर रहे थे कि मनीष कश्यप को लाइए, हम सुनना चाहते हैं स्पेशली। अब आपको लगता है कि 9वीं बार तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, क्या 10वीं बार भी बनेंगे? ना। लास्ट बार ही है और सवाल पूछते रहेंगे मनीष कश्यप लगातार उनसे? हाँ, लगातार सवाल एकदम एकदम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस देश के नेताओं से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोग दिल बड़ा कीजिए। हम्म। आप लोग पत्रकारों के सवालों को दिल पे मत लीजिए। आप हम्म। लोग पत्रकारों के सवालों को समझिए। चाहे वो किसी भी विंग का पत्रकार हो, लेफ्ट विंग का पत्रकार हो, राइट विंग का पत्रकार हो, सेंट्रल विंग का पत्रकार हो, पत्रकारों को परेशान मत कीजिए। हाँ, अगर पत्रकार देश के खिलाफ कुछ काम कर रहा है, जैसे चाइना से फंडिंग लेके अगर कुछ कर रहा है, पाकिस्तान से फंडिंग लेके विदेशी एजेंडा चला रहा है, तो आपको हम्म। जो करना है कीजिए। लेकिन अगर पत्रकार, सरकार किसी की भी हो, पब्लिक की समस्या दिखा रहा है, अपने देश के लोगों की समस्या दिखा रहा है, अपने देश के लोगों की बातें कर रहा है, तो कम से कम उसकी बातों को दिल पे ना ले। और उस अगर वो कोई समस्या दिखा रहा है तो उसका समाधान करने का प्रयास करें। इस देश के सभी नेताओं से मैं विनती करना चाहता हूं। लास्ट जो विधानसभा चुनाव था बिहार का, उसमें आपने चुनाव लड़ा था, आजाद हम्म। उम्मीदवार थे आप। क्या इस बार भी आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बिहार के नवनिर्माण के लिए, बिहार के लिए और अपने देश के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। जो और जिस रूप में मुझे मौका मिलेगा उस रूप के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन वर्तमान समय में मैं बिहार के समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा हूँ। सिर्फ हम्म। समस्या को नहीं ढूंढ रहा हूँ, बिहार के समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि बिहार में बाढ़ आता है, तो बाढ़ आता है, ये बात सत्य है, सब लोग दिखाते हैं कि बिहार बाढ़ में डूब गया। लेकिन उसका समाधान क्या है? उसका समाधान है कि नदियों को नदियों से जोड़ा जाए। नीदरलैंड की जो टेक्नोलॉजी है, रिवर बेसिन को बढ़ा दिया जाए, उसमें जो एक्स्ट्रा मड है, एक्स्ट्रा सैंड है, जो सिल्ट है, उसको निकाला जाए नदियों से और दोनों साइड जो है वो बांध बनाया जाए। तो मैं अभी बिहार के समस्याओं के समाधान को ढूंढ रहा हूं। ये ढूंढने का प्रयास करूंगा और इसके लिए मुझे जो करना पड़े वो मैं करने के लिए तैयार हूं। आपके दर्शक जो आपको वीडियोस में देखते हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि मनीष कश्यप पूरा दिन क्या करते हैं? चंपारण जो आपका जिला है, वहां पे आप सोशल वर्क कर रहे हैं आजकल, या पूरा दिन आप कैसे बिताते नहीं हैं? नहीं नहीं, मैं पूरे बिहार में घूमते रहता हूँ, पूरे हम्म। बिहार में घूमता हूँ। और देखिए, मैं 6, 6.5, 7 घंटा सोने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि जब सो हम्म। जाता हूँ तो मेरा दिमाग जो है अच्छे ढंग से काम करता है। तो रात में 12 बजे, 1 बजे मैं सो जाता हूँ। और अगर 1 बजे सो गया तो 7 बजे मैं जग जाता हूँ, 12 बजे सो गया तो 6:30 बजे के आसपास जग जाता हूँ मैं। हम्म। और सुबह से लेके शाम तक जो है हम लोग, मैं कम से कम 1,000 किताब पढ़ चुका हूँ, कम से कम एक हम्म। हजार किताब पूरा किताब नहीं, लेकिन उसके 10-20 पन्ने हर किताब के मैंने पढ़ा है। किताबों को मैं तो सुबह उठता हूँ तो कुछ किताबें पढ़ लेता हूँ, कुछ सोशल मीडिया का देख लेता हूँ, ट्विटर चेक कर लेता हूँ क्या चल रहा है, और बिहार की खबरों को खंगाल लेता हूँ कि ग्राउंड रिपोर्ट बिहार का क्या है, कहाँ पे क्या है, क्या है, ये सारी चीजें।
और पूरा दिन जो है मैं कहीं नहीं तो कहीं घूमते रहता हूँ, कहीं जाते रहता हूँ, लोगों के समस्याओं को देखते रहता हूँ, उसको दिखाते रहता हूँ। फिर शाम को आता हूँ तो थोड़ा बहुत समय मिलता है, तो आप लोगों के साथ बात करता हूँ। आपके परिवार से काफी लोग आर्मी में भी सेवा दे चुके हैं, तो मनीष कश्यप। अभी भी है, अभी भी है। और मैं तो आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप एक बार मेरे गांव पे आइए और जी। मेरे गांव का हालात को दिखाइए। जरा सोचिए, मैं मेरे गांव में बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में मैं क्या बोलूं। मेरे गांव में एक हाई स्कूल है। मनीष कश्यप एक पत्रकार है, और आज के समय में मनीष कश्यप के गांव में कम से कम हर दिन 20 से 25 पत्रकार जाते हैं, जब मैं नहीं रहता हूं। जब मैं रहता हूं तो 100 से अधिक डिजिटल मीडिया के ज्यादातर रहते हैं। ये चीजें, उस गांव में जो हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल में हाई स्कूल का एक भी टीचर ही नहीं है। मेरे गांव की स्थिति मैं बता रहा हूं, मैं अपने गांव की। अब जरा सोचिए, हम लोग इतना लड़े, उस स्कूल में मैंने 6 कंप्यूटर लगवाया है। इतना लड़े। उस गांव में 10वीं क्लास की बच्ची एक पास हुई, 422 नंबर लेके आई मेरे गांव में, टॉप की अपने आसपास के क्षेत्र में। और वो बच्ची आज इंटर में है। इंटर में जो है टीचर ही नहीं है उस बच्ची को पढ़ाने के लिए। वो बच्ची साइंस लेना चाहती थी, साइंस का टीचर नहीं मिला, तो वो बच्ची को मजबूरन में आर्ट्स लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि बोल रही थी कि आर्ट्स जो है बिना टीचर के बिना मैं पास हो जाऊंगी, साइंस तो हम्म। बिना टीचर के बिना मैं नहीं पास हो पाऊंगी। हम्म। तो पाठक जी जो हैं बिहार के, अभी बहुत धमाल मचाए हुए हैं शिक्षा व्यवस्था में। तो उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कम से कम मेरे गांव में तो हाई स्कूल में सरकारी शिक्षा, हाई स्कूल में कम से कम हाई स्कूल का टीचर दे दें, कम से कम। तो स्थिति बिहार की बहुत दयनीय है। तो बिहार का विकास कागज पे 360 डिग्री हो रहा है, लेकिन जमीन पे 0 डिग्री है। ये सच्चाई है। तो ये सारी चीजों को समझने की जरूरत है। और विनती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने गांव में जो सरकारी स्कूल है उसके लिए मैं इन लोगों से विनती करना चाहता हूं कि कम से कम हाई स्कूल है तो हाई स्कूल का टीचर भेज दिया जाए वहां पे। चलिए, मनीष कश्यप आज हमारे साथ डिजिटल टॉक में जुड़े, बहुत अच्छी इन्होंने बातें की। बताया कि किस तरीके से जब जेल में रहे तो क्या एक्सपीरियंस था, एनएसए लगा, कैसे एनएसए से बाहर आए और कैसे लड़ाई लड़ी इन्होंने एज ए पत्रकार, समाज के लिए अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आसपास पूरे बिहार का विकास करने की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं इनकी जो सोच है सरकार तक पहुंचे और इनके स्कूल, जो इनके गांव में स्कूल है वहां पे टीचर भी आए, और जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं मनीष। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल टॉक की तरफ से। जय हिंद।